हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें हमने मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर को कंप्लीट किया था, है ना। एक्सप्रेशन हमारा जो निकला था कंप्लीट डेरिवेशन के बाद वो ये निकला था हमारा मीन एनर्जी E इज इक्वल्स टू एक्स के टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। यहाँ पे एक्स जो है ये हमने बीच में माना था एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। और लास्ट में हमने रख दिया था एक्स की जगह पर एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए बोला था, करवा दिया था। आई थिंक मैंने क्वेश्चन करने के लिए बोला था आपसे। आंसर तो मेरे को आपने दिया नहीं कोई कमेंट सेक्शन में, है भाई। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको, है ना। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। आज जो है हम मीन एनर्जी के बाद इसमें हमने क्या किया है, प्लैंक का जो मैंने हाइपोथेसिस शुरू की है उसमें मैं आपको दो टॉपिक करा चुकी हूँ, ठीक है। कौन कौन से? एक तो प्लैंक हाइपोथेसिस ही था पहला पॉइंट, तो ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो था ये रहा मैक्स प्लैंक हाइपोथेसिस हमने शुरू की थी, ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। और सेकंड पॉइंट हम कर चुके हैं मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। समझ में आ रही बात? तो ये दो काम हम कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट कर चुके थे हम, एक तो मैक्स प्लैंक हाइपोथेसिस और एक मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। मीन एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर हम फाइंड आउट कर चुके थे। तो आज मैं आपका थर्ड पॉइंट शुरू कर रही हूँ इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखें आप ध्यान से, थर्ड पॉइंट जो है एक्चुअली आपका वो है प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है। क्या है? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। एक्चुअली हम रेडिएशन लॉ तो अब फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले जो हम निकाल रहे थे वो हमने केवल इसकी भूमिका बांधी है कि हमने पहले तो हाइपोथेसिस को समझाया कि थ्योरी क्या थी, और अब हम उसके बाद हमने मीन एनर्जी को बताया कि मीन एनर्जी कितनी थी, उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके थे। और अब हम निकालेंगे कि रेडिएशन लॉ क्या है, ठीक है, प्लैंक का। ओके, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अमिटिंग यानी कि उत्सर्जित अमिटिंग रेडिएशंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी? बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। इसके लिए उसने एक तरीका बताया था कि किस तरीके से न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में जितनी भी इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में जितनी भी रेडिएशंस एमिट होगी उनके लिए ये एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। उसने कहा था यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू एन न्यू डी न्यू और मीन एनर्जी। समझ में आ गई? ये उसने तरीका बताया था कि इस रेंज में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में हम इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है। इक्वेशन अपन कितनी डाल देते हैं, अपन कंटिन्यू करें। इक्वेशन हमने लास्ट जो डाली थी इक्वेशन वो हमने इसको डाली थी, मीन एनर्जी तो निकाली थी हमने लास्ट, है ना। अच्छा, एक मिनट में देख लूँ। इक्वेशन नंबर 8 हम इसको डाल चुके थे, और इक्वेशन हमने उसके बाद कोई डाली नहीं थी, है ना, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। तो आप एक काम करना, ये जो मीन एनर्जी निकली है उसको अपन इक्वेशन नंबर 9 डाल रहे हैं, ठीक है। और सारी इक्वेशंस को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे तक, ठीक है। मैं कोई नई इक्वेशन नहीं डाल रही हूँ। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने डाल लिया 10, ठीक है। 9 इक्वेशंस मेरी हो चुकी हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में एनर्जी डेंसिटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस। किस में से निकल रहे हैं एमिटिंग रेडिएशंस? कहाँ से निकल रहे हैं? ब्लैक बॉडी से। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ये एन न्यू डी न्यू क्या है, ठीक है। ये जो एन न्यू डी न्यू है ये एक्चुअली कंपन विधाओं का संख्या घनत्व है, ठीक है। मैं बता देती हूँ यहाँ पे, हेयर एन न्यू डी न्यू इज द नंबर डेंसिटी of vibration
वाइब्रेशनल modes of wave between range nu and nu plus d nu at temperature t, यानी कि किसी टेम्परेचर t में फ्रीक्वेंसी रेंज वही न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में ये वाइब्रेशन मोड्स जो हैं, यानी कि कंपन विधाएं जो हो रही हैं, वाइब्रेशंस, मैंने कहा ना कि ब्लैक बॉडी के अंदर हमने क्या माना है, विद्युत चुंबकीय दोलक से ऊर्जा का आदान प्रदान माना है, किसने, प्लांक ने। और उन विद्युत चुंबकीय दोलकों को ही हमने क्या नाम दिया था, प्लांक ऑसिलेटर। समझ में आ गई। तो जो प्लांक ऑसिलेटर में विद्युत चुंबकीय ब्लैक बॉडी में जो प्लांक ऑसिलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी एमिट करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गई। तो उसमें जितने भी वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनकी नंबर डेंसिटी कितनी है, एन न्यू डी न्यू। यू न्यू डी न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस एंड एन न्यू डी न्यू इज द number density of vibrational modes between range nu and nu plus d nu at any temperature t। समझ में आ गई। और इसके लिए भी एक एक्सप्रेशन होता है जो डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो ये एक रैले जीन्स का जब हम रेडिएशन लॉ निकालते हैं तो उसके बीच में ये डिराइव होता है, लेकिन रैले जीन्स का आपके सिर्फ सक्सेस और फेलियर ही है सिलेबस में, उसका डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को भी डायरेक्ट उठा रही हूँ। ठीक है, तो एन न्यू डी न्यू होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी न्यू और साथ में डी न्यू। समझ में आ गई। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 11। समझ में आ गई। अब मैं वापस से कहाँ आ रही हूँ, मुझे निकालना फाइनली यही है, एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशन लॉ में रिलेशन ही एनर्जी डेंसिटी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है। समझ में आ गई। या फिर एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में आता है, दो रिलेशन होते हैं रेडिएशन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस एन न्यू डी न्यू की वैल्यू कहाँ रखूँगी, इक्वेशन नंबर 11 में, सॉरी 10 में आपका एन न्यू डी न्यू आ रहा है एक तो, और एक मीन एनर्जी आ रही है। मीन एनर्जी हम निकाल ही चुके हैं, ये रही मीन एनर्जी, हम ये निकाल ही चुके हैं। इसको हम डायरेक्ट रखेंगे, इक्वेशन 9 को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 10 में, और इक्वेशन 11 को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 10 में। तो यूजिंग इक्वेशन 9 एंड 11 इन 10। समझ में आ गई। तो मैं कर रही हूँ इसको आगे। नाउ put the values from 9 and 11 into 10। समझ में आ गई। ठीक है, वैल्यू में रख रही हूँ। therefore we will get, क्या मिलेगा हमें मिलेगा u न्यू d न्यू इज इक्वल्स टू n न्यू d न्यू, सॉरी वैल्यू रख दूँ ना मैं उसकी। ठीक है, तो मैं इसे काट रही हूँ। वैल्यू रख रहे हैं हम, कितनी आ गई, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू। ठीक है, डी न्यू, और ये जो एनर्जी है मीन एनर्जी उसका है मेरे पास एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। समझ में आ गई। दोनों मैंने वैल्यूज यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो मुझे मिल के आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सेटल कर रही हूँ। कैसे, 8 पाई न्यू स्क्वायर 8 पाई न्यू क्यूब हो गया और साथ में एच भी हो गया, 8 पाई एच न्यू क्यूब, और नीचे कितना आ गया, सी क्यूब, और साथ में कितना आ गया, 1 अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, और साथ में मेरा डी न्यू बच गया। समझ में आ गई। तो ये मेरा क्या निकल करके आ गया, प्लांक रेडिएशन लॉ। वेरी सिंपल, बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इक्वेशन नंबर 12 आ गई मेरी। ठीक है, तो मेरा प्लांक रेडिएशन लॉ तब निकलेगा जब मैं मीन एनर्जी निकाल लूँगी। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन एंड डिराइव प्लांक्स रेडिएशन लॉ, तो आप क्या करेंगे, प्लांक हाइपोथेसिस समझाएंगे, उसके बाद वही मीन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मीन एनर्जी काम में आ रही है ना। ऊपर से अगर आपका क्वेश्चन 6-7 नंबर का हो गया, 5 नंबर का भी हो गया, तो भी आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि उसने कहा है एक्सप्लेन एंड डिराइव प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो आपको प्लांक हाइपोथेसिस समझानी पड़ेगी, देन आपको क्या बताना पड़ेगा, मीन एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन आपको इसमें रखना पड़ेगा, और ये आपका प्लांक रेडिएशन लॉ आ जाएगा।
समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो एक फॉर्म हो गई इसकी प्लांक रेडिएशन लॉ की। किसकी फॉर्म में आया है? ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आया है। और अगर आपसे हालांकि पूछ सकता है मे बी, तो मैं फिर भी मैं निकाल देती हूँ लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपसे प्लांक रेडिएशन लॉ पूछा जाए इन फॉर्म ऑफ लैम्डा, यानी कि इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तो आप क्या करेंगे वो आप ध्यान से देख लें। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, क्या होता है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। एज वी नो, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो फिर मुझे न्यू तो चाहिए ही, पर मुझे डी न्यू भी चाहिए। तो डी न्यू कितना निकल करके आएगा? डी न्यू बताइए भाई। डी न्यू का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कितना होगा? सी अपॉन लैम्डा, मतलब सी का तो होगा नहीं, 1 अपॉन लैम्डा का, माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और साथ में डी लैम्डा। माइनस आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम डी न्यू की केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रही हूँ। समझ में आ गई? तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 12 है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 12 में आपको जो डी न्यू है उसकी जगह पे क्या रखोगे आप? सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और साथ में डी न्यू। ये इक्वेशन नंबर मेरी हो गई 13, ठीक है। 13 को मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर, और न्यू जहाँ जहाँ है उसकी जगह पर सी अपॉन लैम्डा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो हमने इसमें मैं इसको रख रही हूँ, इक्वेशन 13 को यूज़ कर रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 12 में, ठीक है। देखें आप उसको फिर ध्यान से किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। देखें, देयरफॉर यूजिंग 13 इंटू 12, ठीक है। तो मेरे पास जो यू न्यू डी न्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इस 8 पाई एच न्यू की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो देखें आप इसको, तो आप क्या करेंगे? इस 8 पाई एच अपॉन नीचे कितना है? सी क्यूब मैं छोड़ रही हूँ ऐसे का ऐसा, ठीक है। उसके बाद न्यू क्यूब की जगह सी अपॉन लैम्डा, सी क्यूब लैम्डा क्यूब, ठीक है, ओके। 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू, है ना। न्यू की जगह पर आप क्या रखोगे? सी अपॉन लैम्डा, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा के टी हो जाएगा, ठीक है। फिर -1, और ये जो डी न्यू है उसकी जगह पर मुझे इक्वेशन नंबर 13 रखनी है, तो कितना आ जाएगा? सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और साथ में डी न्यू। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल वैल्यूज़ रख रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है, ओके। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉरी, ये जो आपका यू न्यू डी न्यू था, जब आप इसे लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो ये आपका यू लैम्डा डी लैम्डा बन जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना आप इसको, डायरेक्टली मेरा रह गया, ठीक है। तो आपका, क्योंकि आपका रेडिएशन लॉ लैम्डा की फॉर्म में आएगा, तो ये यू न्यू डी न्यू कन्वर्ट हो जाएगा लैम्डा में, ठीक है। तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, 8 पाई एच, एक मिनट, 8 पाई एच, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो गया, है ना। और लैम्डा कितने बन गए? 5, 3 ये 2 ये 5 बन गए, और एक सी ये रहा, है ना। तो मैं सी को आगे ले रही हूँ, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, और साथ में क्या बन गया? 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, ठीक है। और साथ में क्या बन गया? डी लैम्डा, ठीक है। डी लैम्डा था भाई ये, ठीक है, वैल्यू रखी है ना हमने वहाँ पे, ठीक है। सो ये है आपका एक्सप्रेशन, रेडिएशन लॉ, प्लांक्स रेडिएशन लॉ है, बट इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज दी प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। समझ में आ गई? एंड दिस इज प्लांक रेडिएशन लॉ इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज Planck's radiation law in form of nu। समझ में आ गई? तो न्यू तक का तो आपको कोई डाउट है ही नहीं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, डिफरेंशिएट करके ये जो हमारा यू न्यू डी न्यू था इसकी जगह पर यू लैम्डा डी लैम्डा हो गया, और जहाँ जहाँ पर न्यू था उसकी जगह पर मैंने ये रख दिया, है ना, और एक ये रख दिया, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका प्लांक्स रेडिएशन लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद
कंप्लीट में भी आप ये देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, प्लांक ने क्या किया, एक ऐसा रेडिएशन लॉ निकाला कि जिससे हम जो वीन ने बताया था अपना लॉ, रेडिएशन लॉ, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसी फॉर्मूला से मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ। कौन कौन से, एक तो वीन का रेडिएशन लॉ और दूसरा हमने पढ़ा था रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको वीन की और किसकी, रेले जीन्स की सक्सेस एंड फेलियर बताए थे। तो मैंने आपको समझाई थी ये वाली बात कि वीन और जो रेले जीन्स हैं वो दोनों पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के शॉर्ट वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ को नहीं समझा पाए थे। वीन तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए समझा पाया था और जो क्या नाम से रेले जीन्स है वो हाई वेवलेंथ के लिए समझा पाया था। तो ये तो था वीन का रेडिएशन लॉ, जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था, लेकिन अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ। और ये था हमारा किसका, रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ। ये इसने किसको बताया था, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, हाई वेवलेंथ के लिए बताया था, और इसने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बताया था। समझ में आ रही है। लेकिन प्लांक का रेडिएशन लॉ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के दोनों वेवलेंथ को डिस्क्राइब करता है, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए भी और हाई वेवलेंथ के लिए भी। तो इसका मतलब कुछ कंडीशन लगा के हमें ये दोनों मिल जाने चाहिए। ठीक है, मिलेंगे, आप देखें, आप इसको मैं बता देती हूँ। नंबर 1, केस फर्स्ट इसका क्या होगा, फॉर शॉर्ट वेवलेंथ। तो जब मैं शॉर्ट वेवलेंथ की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि वीन ने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए डिस्क्राइब किया था, उसने जो भी बताया था वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए सही आया था। ठीक है, फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, यानी कि अगर क्या हो hc/kT बहुत बड़ा हो किससे, लैम्डा से, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है। तो आप कह सकते हैं इफ़ लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेस देन किससे, hc/kT से। तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि hc/λkT इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। यही तो बात होगी। बस इस लैम्डा को मैं नीचे ले आई तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, देयरफॉर ये मेरी इक्वेशन नंबर, इसको डाल दो आप। अब तक आपकी कितनी इक्वेशंस हो गई हैं, अब तक आपकी इक्वेशंस हो गई हैं, इसमें यहाँ पे आपकी 13 हो गई थी, उसके बाद में इसको 14 डाल दूँ। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 14। ठीक है, 14 को यूज़ करें आप, u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 8πhc/λ की पावर 5 1/e⁻hc/λ (1 और डी लैम्डा। बट आप तो कह रहे हो कि hc/λ 1 से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम e⁻hc/λ की कंपैरिजन में 1 को नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं ना भाई। जब hc/λ ही 1 से इतना बड़ा है तो e की पावर में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप 1 के कंपैरिजन में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको रिलेशन नंबर 15 डाल सकते हैं, बाय रिलेशन 15 we can neglect 1 in comparison of what, in comparison of e⁻hc/λ(kT)। समझ में आ रही है। तो आप इसको ज़रा कम छोड़िए, इसको नेग्लेक्ट कीजिए आप, तो आप क्या आएगा 8πhc/λ की पावर 5, क्या बचेगा hc/λ(kT) बचेगा केवल, और साथ में क्या बचेगा, डी लैम्डा। ठीक है, आपने जो वीन का निकाला था वो क्या आया था आपका, ये आया था a/λ की पावर 5। ठीक है, और e की पावर आई थी माइनस स्मॉल a/λ kT, स्मॉल a/λ t आया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 8πhc एंड स्मॉल a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, स्मॉल a इज इक्वल्स टू लिखेंगे आप hc/k लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर u लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, आप क्या करेंगे, a की जगह पर 8πhc मानेंगे और स्मॉल a की जगह hc/k। u लैम्डा डी लैम्डा कितना बन जाएगा, a की जगह पर 8πhc यानी कि a/λ की पावर 5 बन जाएगा। e की पावर को ऊपर ले जाओ, माइनस hc/λ kT हो जाएगा, और hc/k की जगह आपको स्मॉल a मानना है तो कितना हो जाएगा, माइनस a/λ t। समझ में आ रहा है, और साथ में कितना बच जाएगा, डी लैम्डा। तो यही तो था हमारा वीन्स रेडिएशन लॉ। समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, दिस इज
वीन्स रेडिएशन लॉ, यानी कि प्लांक के रेडिएशन लॉ से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, वीन्स रेडिएशन लॉ, क्योंकि वीन ने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बताया था। तो प्लांक में मैंने अगर शॉर्ट वेवलेंथ की कंडीशन लगा दूंगी तो मुझे वीन का मिल जाएगा। प्लांक का मुझे ये मिला था, मैंने क्या किया, शॉर्ट वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा hc/kT से बहुत छोटा है, लैम्डा को मैं इधर ले आई तो मतलब hc/λkt बहुत छोटा है 1 से, तो मैंने 1 के कंपेरिजन में इसको छोड़, 1 के कंपेरिजन हमने 1 को छोड़ दिया इन कंपैरिजन ऑफ e की पावर hc/λkt, ठीक है, केवल ये बच गया, 1 को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कंपेयर किया जो वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ था, तो मैंने a को मान लिया 8πhc और स्मॉल a को मान लिया hc/k, तो मेरे पास क्या फाइंड आउट हो गया, वीन्स रेडिएशन लॉज, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो ये हमें मिला है रेडिएशन लॉ प्लांक का, उससे हम डिराइव करेंगे रेले जीन्स रेडिएशन लॉ फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, hc/kT को वेरी वेरी लेस देन लेंगे, किससे, लैम्डा से, यानी कि लैम्डा बहुत बड़ा होगा, आप खुद भी ट्राई करना इसको, ठीक है। जब hc/kT बहुत छोटा होगा, मतलब आप इस तरीके से दिखाएंगे hc/kT इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ है तो लैम्डा ज़्यादा होगा। उस केस में आप पता है क्या करेंगे, ये जो e की पावर hc/λkt है आपके रेडिएशन लॉ में, उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करना, किससे, e की पावर x का प्रसार जानते हैं ना आप, क्या होता है 1 + x² / पर आपको 2 ही टर्म चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 + hc/λkt, तो आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 1 + hc/λkt, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रेले जीन्स का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।